जी, assalamu alaikum guys. My name is Muhammad Subhan and today our topic is ionization energy and electron affinity. तो गाइस चैप्टर 3 का ये एक बेसिक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों ही आपस में इंटरलिंक्ड भी हैं, ठीक है। और जो आयोनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक है ख़ास तौर पर ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो लास्ट चैप्टर है उसमें एक दफ़ा ये फिर रिपीट होता है इन टर्म्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। मेटल्स को डिफ़ाइन करने के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट अगेन रिपीट होता है और यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 में भी इसकी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जो आज हम आयोनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे इसमें हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। इसके यूनिट्स पढ़ेंगे, एनर्जी है ना तो कोई ना कोई यूनिट भी है, इसके यूनिट को हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, इसके ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप के अंदर इसका क्या ट्रेंड है और पीरियड के अंदर इसका क्या ट्रेंड है। और इसी तरीके से इसी मेथडोलॉजी के ज़रिए हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को। तो गाइस आयोनाइजेशन एनर्जी पहले आप थियोरेटिकली सुने कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हमारे पास वो एनर्जी की एक ऐसी क्वांटिटी है, अमाउंट है, मिकदार है जो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के जो वैलेंस शेल के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स के वैलेंस शेल के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ये अमाउंट, ये क्वांटिटी एनर्जी की डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी नाम से भी हम लोग इसका आइडिया लगा सकते हैं कि आयोनाइज़ करने के लिए, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के एटम को आयन में कन्वर्ट करवाने के लिए जो एनर्जी की क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। डेफिनेशन को थोड़ा सा जस्ट आप जो है ना ट्विस्ट कर लें कि वो किन टर्म्स में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करनी है। हमने एटम के अंदर पाए जाने वाले वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो है उसको हमने रिमूव करवाना है। तो डेफिनेटली लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, जो कि न्यूक्लियस के करीब बिल्कुल नहीं होगा बल्कि न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा। और न्यूक्लियस से बहुत दूर पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, हमेशा वैलेंस शेल वाला। वैलेंस शेल बता रहा हूँ, वैलेंस शेल जो है वो हमेशा एटम का सबसे आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है, जो शेल है, उसको कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। कोई ना कोई ये ताकत है, एनर्जी है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी है विच इज़ रिक्वायर्ड टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड gaseous atom from valence shell, ठीक है। तो दो पोर्शन हैं इस डेफिनेशन के। सबसे पहले क्या है कि ये एनर्जी की मिकदार है और दूसरा ये है कि हमने जो है गैसियस आइसोलेटेड एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है, ठीक है, उसको बाहर निकलवाना है, ठीक है। तो लूज़ आउट करवा लें या रिमूव आउट करवा लें, एक ही बात है, ठीक है। तो एनर्जी की ऐसी मिकदार जो किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम के अंदर से आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवाने के लिए चाहिए, उस ताकत को, उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सेकेंडली अब हम इसका यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। तो एनर्जी है तो इसका कोई ना कोई यूनिट भी है। तो जो गाइस इसका यूनिट है दैट इज़ किलो जाउल पर मोल, किलो जाउल पर मोल, ठीक है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से कर लें आप, किलो जाउल पर मोल, ठीक है। तो -1 इस वजह से है क्योंकि जो मोल है वो ओवर के नीचे है, तो इसको जब हम ऊपर लेके जाते हैं, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पर मोल है तो लिहाजा पर मोल को हमने एक ही स्टेट में लिखने के लिए मोल के ऊपर छोटा सा -1 पावर की सूरत में ऐड कर दी है। तो किलो जाउल पर मोल जो है आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट है। अब कोई एग्जांपल देखते हैं इसकी कि हमें कैसे पता लगता है कि कोई एटम जो है जब वो आयोनाइज हो जाता है या जब वो अपना वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो कितनी एनर्जी जो है वो जो है उसको रिक्वायर्ड होती है। तो उसकी एग्जांपल हम देखते हैं। हम बात अगर करें सोडियम की, ठीक है, तो जो सोडियम है वो एक हमारे पास नॉर्मली मेटल है, ठीक है।
तो जब ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ आउट करता है, ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको वो होती है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 496 किलो जूल पर मोल। ठीक है गाइस, तो 496 किलो जूल पर मोल इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है अगर सोडियम का एक मोल जो है वो अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाता है। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो वैल्यू से पहले आप एक साइन डालेंगे दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसमें ये है कॉन्सेप्ट के उसके जब हम क्वांटिटी लिखते हैं ना एनर्जी की, तो उसमें साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी हम रीज़न भी डिस्कस करेंगे। तो रीज़न डिस्कस उसकी कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट में। ऑन द अदर साइड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना वो कशिश का नाम है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो वैलेंस शेल में से रिमूव आउट नहीं होगा बल्कि इन हो जाएगा। तो इन हो जाएगा तो इस वजह से चार्ज भी अपोज हो जाएगा। जाहिर सी बात है यूनिट जब दोनों के सेम हैं तो कोई ना एक चीज़ तो इसमें होगी ना जो एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से डिफ्रेंशिएट करेगी, तो वो है हम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी के साथ साइन को अपोज कर देते हैं। तो याद रखिए आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में नेगेटिव चार्ज। तो ये गाइस हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जी, अब ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है जब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं तो इस टॉपिक के अंदर से एक और ब्रॉड कंसेप्ट डिराइव होता है दैट इज़ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड समटाइम्स सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट गाइस सिंपल इतना सा है कि जब कोई एटम पहली मर्तबा अपने वैलेंस शेल के अंदर से कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट करता है, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कह देते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि आपके पास कोई ऐसा एटम है जिसके अंदर वैलेंस शेल अवेलेबल है और वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन को सम अप करने की वजह से उस एटम के अंदर पूरा वैलेंस शेल अवेलेबल है। तो जब हम उस वैलेंस शेल में से एक अकलौते इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देते हैं तो इस आयोनाइजेशन एनर्जी को हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसको डिफ़ाइन करने से पहले मैं एक स्ट्रक्चर आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक एटम है, तो इस एटम के लेट्स सपोज एक्स वाई जेड ये कोई भी एक एटम है। अब इस एटम के फर्स्ट शेल के अंदर न्यूक्लियस के बाहर वाला जो फर्स्ट शेल है उसके पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाहर वाला जो एल शेल है उसके पास हैं 8 इलेक्ट्रॉन, जो थर्ड वाला है उसके पास है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन है, वाहिद अकलौता इलेक्ट्रॉन है जो कि वैलेंस शेल के अंदर पाया जाता है। तो अब इस वैलेंस शेल के अंदर जो एक इकलौते इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उस एनर्जी को गाइस हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कह देंगे। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन रिमूव आउट हो जाएगा तो ये जो हमारे पास एटम है ये एक पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जितनी अमाउंट इसको रिक्वायर्ड होगी उस अमाउंट को हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कह देंगे। तो अब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऐसी आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव आउट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल कह रहे हैं। लें जी, तो पहली दफ़ा वैलेंस शेल के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे आप तो वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। और एक और इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो गाइस सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा इस वजह से डिस्कस नहीं किया जाता क्योंकि हर एलिमेंट का जो एटम है वो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्रेस नहीं करता। ठीक है, बाज़ एटम हमारे पास ऐसे होते हैं जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्रेस करने के बाद उनको फर्दर आयोनाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जबकि कुछ हमारे पास मेटल्स ऐसी हैं जो जिनका एटॉमिक नंबर काफ़ी ज़्यादा है
उनके केसेस में ऐसा होता है कि पहली दफ़ा आयोनाइज होने के बाद वो दोबारा अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा कर लेते हैं वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को आउट, उसके बाद वो दोबारा अपना जो इलेक्ट्रॉन है सेकंड टाइम दूसरी मरतबा भी लूज़ कर सकते हैं। तो उस सेकंड मरतबा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक और कंसेप्ट डिराइव होता है कि आया कि फ़र्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की क्वांटिटी यूजुअली ज़्यादा होती है या सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की क्वांटिटी यूजुअली ज़्यादा होती है। तो गाइस हमेशा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज़ होती हैं वो ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न भी सुन लीजिए, आपके इस टॉपिक में नहीं है वो, लेकिन एक एडिशनल आप ही इसकी रीज़न सुन लीजिए कि सेकंड टाइम जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ इस वजह से ज़्यादा होती हैं क्योंकि जब वैलेंस शेल ख़त्म हो जाता है या पहली मरतबा इलेक्ट्रॉन रिमूव आउट हो जाता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के टाइम पे, सेकंड टाइम पे जब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जब भी होती है तो मोस्टली ऐसा होता है कि फ़र्स्ट जो आखिरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है या आखिरी वैलेंस शेल है वो तो तकरीबन ख़त्म हो जाता है। अब सेकंड मरतबा या सेकंड टाइम जब इलेक्ट्रॉन को हमने लूज़ करवाना है तो वो वैलेंस शेल में से नहीं होगा बल्कि वो उससे नीचे वाले शेल में होगा। जब वो इलेक्ट्रॉन सेकंड मरतबा लूज़ आउट होगा, रिमूव आउट होगा, तो वो जिस शेल में से निकलेगा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा करीब होगा बनिस्बत पहली वाली आयोनाइजेशन एनर्जी वाले शेल के। तो जब सेकंड टाइम आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में जो वैलेंस शेल है वो न्यूक्लियस के करीब होगा, तो इसका मतलब उन सेकंड लास्ट वैलेंस शेल के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स का जो फासला है न्यूक्लियस से वो ज़्यादा करीब होगा, जिसकी वजह से कशिश अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी और ये इलेक्ट्रॉन सेकंड मरतबा लूज़ आउट तो हो जाएगा बट अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो इस टॉपिक में चैप्टर नंबर 3 के लिहाज से गाइस आपको आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफ़ाइन करना आना चाहिए, इसका यूनिट आना चाहिए, आपको इसकी एग्जांपल आनी चाहिए। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफ़ाइन कर दीजिए, साथ कोई सोडियम एटम की आप एग्जांपल दे दीजिए। उसके बाद आप डायरेक्ट जो है ना ट्रेंड्स को डिस्कस कर लें, ठीक है। तो अब हम ट्रेंड्स की तरफ आते हैं कि ट्रेंड्स क्या इनका रुझान है ग्रुप्स के अंदर और पीरियड्स के अंदर। जी, ट्रेंड इन ग्रुप। अच्छा जी, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर गाइस जो टॉप टू बॉटम हमारे पास रोज़ होती हैं उनको हम ग्रुप्स कह देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, तो गाइस ये जो टॉप टू बॉटम हमारे पास लाइंस है ना, रोज़ हैं, इनको हम ग्रुप्स कह देते हैं, ठीक है। तो ये टॉप से लेकर बॉटम तक जितने हमारे पास एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं इनको हम ग्रुप्स कह देते हैं, ठीक है। तो इनको जो है हम वर्टिकल लाइंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एक हमारे पास एलिमेंट ऊपर वाला है, एक हमारे पास सबसे नीचे वाला है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं एलिमेंट्स को तो तब हमें आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ कैसी मालूम होती है, हमें कितना उनमें चेंज या कितना वेरिएशन हमें उनमें नज़र आता है, हम उसकी एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले एक यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट हम ड्राइव करते हैं कि इनका ग्रुप्स के अंदर ट्रेंड क्या है। तो गाइस जो आयोनाइजेशन एनर्जी है जी, जो हमारे पास ग्रुप है ना उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं ना तो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज़ हैं वो कंटिन्यूस नरेशन में हमें कम होती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। तो उसकी रीज़न भी सुन लीजिए गाइस, रीज़न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत के इसको याद करने के। तो रीज़न ये है, ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ एक स्टेटमेंट है इसके पीछे काफ़ी लंबा चौड़ा कंसेप्ट है, वो ये है कि जब हम ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स को देखते हैं ना गाइस तो हमें सबसे पहले एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोमिनेंट नज़र आता है, उसमें चेंज नज़र आता है। जब हम टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स को देखते हैं तो हमें पता ये लगता है कि जो सबसे ऊपर पाया जाने वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर छोटा है और उससे जो नीचे एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, और जो सबसे नीचे ग्रुप के अंदर पाए जाने वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ये जो एटॉमिक नंबर है ये सिर्फ ग्रुप में नहीं बढ़ रहा बल्कि ये पीरियड में भी बढ़ रहा है। तो गाइस पीरियड्स के अंदर तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है एक कंटिन्यूस नरेशन के साथ,
ठीक है, एक तरतीब के साथ, ठीक है। 19 है तो फिर 20, 21, 22, 23 एक कंटिन्यूस नरेशन में पीरियड में बढ़ रहा है, जबकि ग्रुप्स के अंदर एटॉमिक नंबर बढ़ तो रहा है लेकिन जंप आफ्टर जंप बढ़ रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर है सिंपल 1, उसके बाद लिथियम है एटॉमिक नंबर है 3। मान लिया हमने कि ये एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन ये एक कंटिन्यूस नरेशन में नहीं बढ़ रहा बल्कि जंप आफ्टर जंप, 1 के बाद 3, ठीक है। तो लिथियम का उसके बाद सोडियम आ जाता है तो 3 के बाद 4 नहीं हो रहा बल्कि डायरेक्ट ये 11 हो रहा है। तो उसके बाद लास्ट पे आ जाए सीजियम, सेकंड लास्ट पे आ जाए तो उस पर ये एटॉमिक नंबर एकदम से 55 हो जाता है, ठीक है। तो पता हमें ये लगा कि ग्रुप्स के अंदर भी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और पीरियड्स के अंदर भी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन ग्रुप्स के अंदर जंप आफ्टर जंप बढ़ रहा है। अच्छा, अब इस बात का आयोनाइजेशन एनर्जी के कंसेप्ट से क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है गाइस कि जब एटॉमिक नंबर जंप आफ्टर जंप बढ़ता है ना तो उससे इफ़ेक्ट ये डाल देता है कि जो साइज़ ऑफ एटम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एक ही ग्रुप के मेंबर्स के अंदर, ठीक है। दूसरा ये है कि जब साइज़ ऑफ एटम बढ़ जाता है तो नंबर ऑफ़ शेल्स भी बढ़ जाते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखें। सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास ग्रुप 1A का, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है ना, तो इसका एटॉमिक साइज़ बहुत छोटा है। सेंटर में न्यूक्लियस, बाहर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ख़त्म। इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है एक शेल पे मुश्तमिल है। ऑन द अदर साइड अगर हम ग्रुप नंबर इसकी नीचे वाले की लिथियम की बात कर लें तो लिथियम के केस में गाइस पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम 2 आ सकते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, और जो दूसरा हमारे पास K के बाद L वाला शेल है उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ग्रुप 1 के पहले एलिमेंट हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल की तादाद थी 1, नीचे आ गए तो वैलेंस शेल की तादाद डबल हो गई, ठीक है। उससे मज़ीद नीचे आ जाएं गाइस आप, अगर इधर सीजियम की बात कर लें तो उसका एटॉमिक नंबर 55 है। 55 एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि उन 55 इलेक्ट्रॉन्स को समाने के लिए अ लॉट ऑफ शेल्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। 1 2 नहीं बल्कि 3 या 4 या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, वो कन्फिगरेशन पे बेस्ड करता है। तो इससे पता हमें ये लगता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज इन अ ग्रुप, क्योंकि जो हमारे पास ऊपर वाले एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक साइज़ जो है वो छोटा होता है, जबकि जो नीचे वाले एक ही ग्रुप के जो नीचे वाले मेंबर्स हैं उनका एटॉमिक साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो रीज़न हम ये बताएंगे बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज एंड नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज, ठीक है, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ठीक है। ये 2 बातें हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक एटम है लिथियम का, दूसरी साइड पे आप ड्रा कर लें गाइस सोडियम का। तो इन 2 एग्जांपल्स को समझें, आपको सारा ट्रेंड समझ आ जाएगा। देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी यही है कि आपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव आउट करवाना है। तो वैलेंस शेल जो है इसका और न्यूक्लियस का जो दरमियानी फासला है वो लिथियम के केस में इतना है, लेट्स सपोज छोटा है, कम है। ऑन द अदर साइड गाइस जो हमारे पास सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो 2 यहाँ पे आ जाएंगे, 8 यहाँ पे आ जाएंगे और 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी यही है कि वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है। तो इसका मतलब ये है कि वैलेंस शेल काफ़ी ज़्यादा दूर है सोडियम के केस में, ठीक है। तो लिथियम के केस में काफ़ी करीब है, तो इलेक्ट्रॉन ये भी रिमूव आउट तो हो जाएगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। जबकि जो सोडियम का केस है इसमें भी इलेक्ट्रॉन लूज़ तो हो जाएगा लेकिन इसमें कंपैरेटिवली कम अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि न्यूक्लियस का और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का फासला थोड़ा सा ज़्यादा है। फासला ज़्यादा है तो इसका मतलब न्यूक्लियस जो है इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को कशिश तो कर रहा है लेकिन इसकी जो अट्रैक्शन है वो थोड़ी सी वीक है। जब वीक अट्रैक्शन है तो थोड़ी सी अमाउंट में एनर्जी आएगी और ये अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा। तो गाइस पता हमें ये लगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज इन अ ग्रुप। आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज़ हैं वो ग्रुप में डिक्रीज़ हो जाती हैं। उसकी रीज़न सिंपली ये है बिकॉज एटॉमिक साइज़ इंक्रीजेज, एटॉमिक साइज़ जो है वो बढ़ जाता है एंड नंबर ऑफ़ शेल्स आल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। तो ये इसकी हमारे पास लॉजिक आ जाएगी।
अब इस रीज़न को भी हम एग्जाम्पल से प्रूफ करते हैं गाइस। जी, एग्जाम्पल से हम इसकी रीज़न को प्रूफ करते हैं। तो हम सबसे पहले ग्रुप की बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज गाइस ये हमारे पास ग्रुप 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन की हम बात नहीं करते, वो पहले ही छोटा है, उसका साइज़ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम की बात करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 आ जाता है। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं हम, और उसके बाद हम जो है किसी भी सीज़ियम की जो है आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी बात कर लेते हैं। तो गाइस पता हमें ये चलता है कि जो लिथियम है ना, इसकी जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो बहुत ही कम है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो लिथियम है हमारे पास, ये 520 किलो जूल पर मोल इसको अमाउंट चाहिए, और ये जो है अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। उसके बाद अगर हम सीज़ियम का देखें ना, जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, 55 है, ठीक है, लेकिन इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की क्वांटिटी है वो बहुत कम रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, जो कि तकरीबन 300 की लाइंस में है, ठीक है गाइस, किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो हमें पता ये लगा कि लिथियम जो जिसकी पोजीशन ग्रुप के अंदर ऊपर है, उसकी अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो 520 है। ऑन द अदर साइड जो सीज़ियम है, जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो 300 की लाइंस में आ गई है। तो 500 इज़ ग्रेटर दैन 300। तो पता हमें ये लगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हुए डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है गाइस। अब हमारे पास सेकंड कंसेप्ट इसका आ जाता है ट्रेंड इन पीरियड। तो ट्रेंड इन पीरियड्स गाइस, बिल्कुल आप इसके अपोज कर दें, आपको आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है। उधर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही थी, इधर आप आयोनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज़ कर लें, ठीक है। अच्छा, उधर क्या था, रीज़न एटॉमिक साइज इंक्रीजेस था, यहाँ पे आप इसको अपोज कर दें। जी, तो उधर जो था एटॉमिक साइज़ हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा था, यहाँ पे आप एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर दें। अच्छा, उसके बाद जो नंबर ऑफ़ शेल्स थे हमारे पास, पिछले टॉपिक के अंदर नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे थे। यहाँ पे याद रखिएगा कि नंबर ऑफ़ शेल्स आपने अपोज करके कम नहीं कर देने, बल्कि नंबर ऑफ़ शेल्स सेम रहेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ शेल्स आर सेम, ठीक है। अब गाइस ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसको यहीं पे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं ना हमारे पास, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शील्डिंग इफेक्ट, जितने दूसरे भी टॉपिक हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनके ट्रेंड्स डिस्कस करते हुए फिर हमें इतना लंबा चौड़ा जो है ना इलेबोरेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं कि पीरियड्स जो है ना, पीरियड्स के अंदर एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से जो है ना साइज़ ऑफ एटम बढ़ना चाहिए, वो स्मॉल क्यों हो रहा है, ठीक है। ये एक बहुत लंबी चौड़ी कन्फ्यूजन होती है जो हमने अक्सर फील की है बच्चों से क्वेश्चंस उनके सुनते हुए। तो इस टॉपिक में मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इसकी भी रीज़न बता दूँ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो नंबर ऑफ़ शेल्स है ना वो सेम रहते हैं किसी भी पीरियड्स के अंदर, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब नंबर ऑफ़ शेल्स सेम रहते हैं, ठीक है, तो फिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो साइज़ ऑफ एटम है वो छोटा हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल देने के लिए मैं हमेशा बच्चों को एक यही एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज हम घरों में जब ये वॉशिंग मशीन के ज़रिए लेट्स सपोज कपड़ों को जो है किसी हैंगर के साथ टांग देते हैं, या किसी कपड़ों को ड्राई करने के लिए, धूप लगवाने के लिए किसी वायर में हैंग कर देते हैं, तो एक आपके पास वायर है, एक और आपके पास वायर है, ठीक है, दोनों ही एक ही पोजीशन पे हैं। अगर आप एक वायर को, इसको आप सामने ले लें, एक ही पोजीशन पे हैं, अगर आप एक वायर के अंदर सिर्फ एक हैंगर वाले जो क्लॉथ्स हैं उनको हैंग कर दें, ठीक है, ये एक वायर है, इसमें लेट्स सपोज 5 to 6 जो है ना कपड़े उस पर हैंग हुए हुए हैं। ऑन द अदर साइड दूसरी जो वायर है जो एग्जैक्ट इसी पोजीशन पे इम्प्लीमेंट है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैक्सिमम 2 कपड़े जो हैं वो हैंग हुए हुए हैं। तो डेफिनेटली गाइस जो हमारे पास ये जो वायर है ना जिस पे ज़्यादा कपड़े अटैच हुए हुए हैं, इसमें थोड़ा सा झुकाव आ जाएगा, ठीक है, ये थोड़ी सी नीचे की तरफ पुश हो जाएगी, ठीक है, ज़मीन की तरफ, ग्राउंड की तरफ इसकी अट्रैक्शन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये मतलब ये है कहने का कि ज़मीन का
और वायर का जो दरमियानी फासला है वो कम हो जाएगा बनिस्बत उस वायर के, उस तार के जिसके ऊपर कपड़े कम लटके हुए थे, कम हैंग हुए हुए थे, उसमें झुकाव नहीं होगा, जिसकी वजह से इस वायर का जो ज़मीन से फासला है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगा इसके साथ, ठीक है, इसके मुकाबले में। तो अब इसको हम इंटर रिलेट इसी तरीके से करते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के साथ। जो हमारे पास पीरियड्स हैं ना, पीरियड्स के अंदर गाइस याद रखिए नंबर ऑफ़ शेल्स सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से जो हमारे पास टॉप लेफ़्ट साइड वाले ये वाले जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इनका एटॉमिक नंबर कम है, यानी कि इनके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी कम होगी बनिस्बत टॉप राइट साइड वाले एलिमेंट्स के मुकाबले में, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम पीरियड नंबर 3 की बात करें या पीरियड नंबर 2 की ही बात कर लेते हैं, तो पीरियड नंबर 2 के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट आ जाता है वो लिथियम आ जाता है। इसी पीरियड के जो हम टॉप राइट साइड पे जाएँ गाइस तो हमारे पास नियॉन आ जाता है, ठीक है। तो लिथियम के बिल्कुल सामने नियॉन आ जाता है, तो जो नियॉन है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमें पता ये लग जाता है कि नंबर ऑफ़ शेल्स दोनों के अंदर सेम है, लेकिन जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ हैं वो दोनों में चेंज है। रीज़न ये है कि एटॉमिक जो लिथियम है उसका एटॉमिक साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, जबकि जो नियॉन है उसका एटॉमिक साइज़ थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। नंबर ऑफ़ शेल्स फिर भी सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा होने की वजह से उसका जो आखिरी शेल है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान फासला कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवाने के लिए मुश्किल आ जाती है, जिसकी वजह से अलॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू लूज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है गाइस। तो अब हम इसको वैलिडिटी के साथ जो है ना स्टेटमेंट के साथ डिस्कस करते हैं। जी, ट्रेंड इन पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज इन अ ग्रुप, ठीक है। पीरियड करें यहाँ पे। ऑन द अदर साइड जो इसकी रीज़न है बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, जो एटम का साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाता है एंड नंबर ऑफ़ शेल्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो सेम रहते हैं। अब आ जाए इसकी एग्जांपल के साथ हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो हम पीरियड्स की बात कर लेते हैं गाइस। ये हमारे पास लेट्स सपोज एक पीरियड है, ठीक है। तो टॉप लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो मेंबर है वो लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। बिल्कुल इसके सामने जो है हमारे पास जो एलिमेंट है वो हमारे पास नियॉन आ जाता है, ठीक है, जो कि नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। अब हम इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारे पास लिथियम है उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है दैट इज़ 520 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ऑन द अदर साइड जो हमारे पास नियॉन है इसकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो तकरीबन 2000 से भी इंक्रीज़ कर जाती है, दैट विल अप्रोक्सीमेटली 2081 किलो जूल पर मोल। जी गाइस, तो एग्जांपल में हमें पता ये लगा कि पीरियड के अंदर लिथियम के केस में जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो 520 किलो जूल पर मोल है और यहाँ पे 2081 किलो जूल पर मोल है, जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा है लिथियम के मुकाबले में, ठीक है गाइस। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो हेडिंग्स के साथ आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। हेडिंग्स में अगेन रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले डिफ़ाइन करना है, उसके बाद इसका यूनिट डिस्कस करना है, फिर एग्जांपल देनी है, फिर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आपने डिफ़ाइन करनी है, उसके बाद आपने ट्रेंड्स इन ग्रुप उसकी रीज़न आगे, फिर ट्रेंड्स इन पीरियड और फिर उसकी भी रीज़न, और साथ में जो बुक में वो ब्लॉक्स बने हुए हैं पीरियड वाले और ग्रुप्स वाले, उन दोनों के मेंबर्स की आपने ख़ास तौर पर फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट की जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ हैं वो आपने गाइस याद रखनी है, ठीक है। अब सेकेंडली हम डिस्कस कर लेते हैं अपना टॉपिक। जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
जी गाइस, अब इसमें हमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा ये उस तरीके का ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं गाइस। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है हमारे पास, ये भी एक ऐसी एनर्जी की क्वांटिटी है जो कि रिलीज़ होती है, ना कि रिक्वायर्ड होती है। ये एनर्जी की वो मिकदार है जो कि बाहर निकलती है, रिलीज़ आउट हो जाती है। कब? जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल के अंदर किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर दाखिल होता है, ठीक है। तो अगेन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं डेफिनेशन वाइज कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेज, ठीक है। तो ये वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले टॉपिक से। दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेज when one electron is added, ठीक है, शामिल हो जाएगा, is added in the valence shell of an isolated gaseous atom, ठीक है जी। तो उसके बाद हम देख लेते हैं इसका यूनिट। एनर्जी रिलीज़ हो रही है ना, तो कोई ना कोई इसका भी यूनिट होगा। तो गाइस इसका भी अगेन यूनिट हमारे पास आ जाता है किलो जाउल पर मोल, ठीक है। तो जिसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से बनेगी किलो जाउल पर मोल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो साइन है वो आपने माइनस का डाल देना है, ठीक है, नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए इसके वैलिड एग्जांपल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में आपको कोई ऐसे एटम की, ऐसे मॉल ऑफ एटम की आपको एग्जांपल देना पड़ेगी जिसके वैलेंस शेल के अंदर वाकई कोई इलेक्ट्रॉन जो है ऐड होने की सलाहियत रखता हो। तो उसकी एग्जांपल में हमारे पास फ्लोरीन एक काफ़ी अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। तो फ्लोरीन जो है इसके अंदर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो है जब वो दाखिल होता है तो ये नॉर्मल जो फ्लोरीन का जो हमारे पास एलिमेंट है, मॉल है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, Fe के अंदर, ठीक है। तो जो फ्लोरीन है उसके एनाइन में कन्वर्ट हो जाता है और रिजल्टेंटली जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें इस प्रोसीजर के दौरान इलेक्ट्रॉन के इसके वैलेंस शेल के अंदर दाखिल होने के दौरान जो रिलीज़ आउट हो जाती है उसकी जो एनर्जी है वो माइनस में आ जाएगी, ठीक है जी। तो जो फ्लोरीन है उसके केस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो क्वांटिटी है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 328 किलो जाउल पर मोल, ठीक है, बट विद नेगेटिव साइन, ठीक है गाइस। तो साइन की मिस्टेक मत कीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यूनिट, उसकी एग्जांपल और उसके बाद इसका डिस्कस करेंगे हम ट्रेंड। अच्छा, तो जो ट्रेंड है ना गाइस, इसका ट्रेंड वही है जो आयोनाइजेशन एनर्जी का है। तो ट्रेंड इन ग्रुप, ट्रेंड बेशक सेम है गाइस इसका, लेकिन रीज़न थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि जो ट्रेंड्स इन ग्रुप है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में जो था वो ग्रुप के अंदर डिक्रीज़ हो रहा था। तो यहाँ पे भी आंखें बंद करके आप डिक्रीजेस लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेंड इन पीरियड की अगर हम बात करें तो ट्रेंड इन पीरियड के केस में अगर हम पीरियड में जाएं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो थी वो इंक्रीज़ हो रही थी वहाँ पे। तो यहाँ पे भी जो आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। वजह थोड़ी सी डिफरेंट है, वही हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। अच्छा, तो एफिनिटी जो है ना, ये वर्ड निकला है एफिन से, जिसका मतलब होता है अट्रैक्शन, कशिश करना। देखें ग्रुप्स के केस में जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं उनका जो साइज़ है वो छोटा है और जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं एक ही ग्रुप के, उनका जो साइज़ है वो बड़ा है, बिगर है, ठीक है। तो जो बड़े साइज़ वाले हमारे पास एटम हैं उनकी कशिश कम होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तरफ या वैलेंस शेल की तरफ। लिहाजा कोई भी जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आने वाला है जब वो किसी ऐसे एलिमेंट के एटम के अंदर दाखिल हो रहा है जिसका साइज़ ही बहुत बड़ा है तो उसको मुश्किल होगी उस बड़े साइज़ वाले एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के दाखिल होने में, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस कम अट्रैक्शन कर रहा है।
ठीक है। यही उसकी वजह है कि जब हम ग्रुप में बात करते हैं ना टॉप टू बॉटम, तो हम ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यूज़ है वो डिक्रीज़ होती हैं, ठीक है। मसलन जो ऊपर वाला लिथियम है उसके अंदर लेट्स सपोज अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहें या कोई ऊपर वाली पोजीशन वाला एलिमेंट है जिसका एटॉमिक साइज़ छोटा है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है बाहर से आने वाला वो इजीली ऐड हो सकता है क्योंकि उसका साइज़ छोटा है। जबकि जो नीचे वाले हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ बड़ा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आएगा लेकिन न्यूक्लियस कशिश नहीं करेगा अच्छे तरीके से प्रॉपरली, जिसकी वजह से उसको मुश्किल होगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ट्रेंड इन पीरियड है वो इंक्रीज़ होता है। अगेन यही वाली जो रीज़न है आप उसको अपोज कर लें। तो अब हम इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं रीज़न के साथ। बिकॉज इन ग्रुप्स टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम्स increases which leads to poor attraction from top to bottom। नहीं जी, ऑन द अदर साइड अगर हम इसकी रीज़न डिस्कस करें because in left to right of a period size of atom shrinks which leads to गुड अट्रैक्शन। ले गाइस, तो ये आपकी स्टेटमेंट है, इसको मैं रिपीट करता हूँ। बिकॉज ट्रेंड इन ग्रुप्स के अंदर हम अगर रीज़न देखें तो रीज़न हमें पता लगती है बिकॉज इन ग्रुप टॉप टू बॉटम, ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करते हुए साइज़ ऑफ एटम इंक्रीजेज, जो एटम का साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। विच लीड्स टू पुअर अट्रैक्शन, जिसकी वजह से कशिश पुअर हो जाती है, बुरी हो जाती है, हल्की हो जाती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम आते हुए, ठीक है। उसके बाद यही रीज़न है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाती है ग्रुप्स के अंदर। सेकंड पोर्शन था ट्रेंड्स इन पीरियड्स वाला, तो उसमें हमने कहा बिकॉज इन लेफ़्ट टू राइट ऑफ अ पीरियड, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए पीरियड के अंदर साइज़ ऑफ एटम श्रिंक्स, जो एटम का साइज़ है वो श्रिंक हो जाता है। विच लीड्स टू गुड अट्रैक्शन, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल की अट्रैक्शन बढ़ जाती है और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो गाइज़ ये चैप्टर नंबर 3 जो है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल इन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ की वजह से है। स्टूडेंट्स जो हैं ज़्यादातर ट्रेंड्स इसका याद कर लेते हैं, रटा लगा लेते हैं, एक्चुअल रीज़न को समझें। एक से दो टॉपिक्स के ट्रेंड्स की आपने रीज़न समझ ली ना तो आपको सारे ट्रेंड्स की रीज़न समझ आ जाएगी, जिनमें शील्डिंग इफ़ेक्ट भी है आपका, उसकी भी रीज़न यही एसोसिएट है, इलेक्ट्रो जो नेगेटिविटी है, ठीक है, फिर मेटेलिक कैरेक्टर है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इन सारों का ट्रेंड्स आपको समझ आ जाएगा अगर आप एक आयोनाइजेशन एनर्जी वाला इसके ट्रेंड की जो रीज़न है वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।